नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हम धौलड़ी के अंदर हैं और मैं आज आया हूँ यहाँ काफ़ी दिनों के बाद। लगभग 2018 से पहले हमने यहाँ एक कार्यक्रम करा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। तो यहाँ बहुत अच्छा सफल गया, 2-3 कार्यक्रम करे थे। ये ज़िला मेरठ के अंदर आता है। और आज मेरे साथ में हमारे पुराने मिशनरी साथी हैं अरविंद बोध जी। तो ये लेके आए, इनके फ्रेंड हैं और वो मेरे भी फ्रेंड हैं, निकले हैं। क्योंकि दीप से दीप जलेगा तो अंधकार ख़त्म होगा। तो दीपक जी का ये बाग है और अच्छे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं। मैं सूचित कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये फल हैं, यहाँ आम का पेड़ है, बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। अरविंद जी आगे को आ जाइए और आगे को आ जाइए। आज एक मुहिम चल रही है हमारे गाज़ियाबाद के अंदर। आदरणीय जो हैं वामन मेश्राम जी, जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो जिनका आगमन है गाज़ियाबाद के अंदर, चल रही हैं सभाएं। तो आप ये बताइए कि आज की पॉलिटिक्स में वामन मेश्राम जी, चंद्रशेखर जी, माननीय बहन जी, ये तीनों लोग जो हैं 24 के अंदर सफल हो पाएंगे या समाज बर्बाद होएगा? देखो, अब तीनों बात करते हैं मान्यवर काशीराम साहब की जी और तीनों मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पे ही नहीं चल रहे। जी तो कैसे सफल हो पाएंगे, ये तो समझ से बाहर है। क्योंकि जब तक हम मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा जो उन्होंने वाम सेब दी थी उसको मेश्राम जी चला रहे हैं उसी संगठन के नाम से, जी पर वो संगठन नहीं चला रहे हैं। जी जिस संगठन से हमने सत्ता हासिल की थी वो संगठन नहीं चला रहे हैं। जी हमारे जितने भी स्कॉलर लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चंद जो लोग हैं जो नेता बन जाते हैं हमारे समाज के या हमारे, वही स्कॉलर कैसे, वो विद्वान वही क्यों रहते हैं? और जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, जो गांव-गांव संगठन चला रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, बुद्धिजीवी हैं, गाजियाबाद में भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। जी जी तो हर गांव में भी हैं। तो उनको छोड़ के आप अकेले अपने आप को कहने लगोगे भाई मैं ही बुद्धिजीवी हूँ या अब नेता बन गया वही सुप्रीम पावर है, उसकी आइडियोलॉजी से चलेंगे, तो वो नहीं। मान्यवर काशीराम साहब भी एक उन्होंने अपनी टीम गठित कर रखी थी। वो खुद डिसीजन नहीं लेते थे, सबसे मालूम करते थे कि भाई वो जो बाहर से लोग आते थे, जो बूथ लेवल पे, कैडर लेवल पे काम करते थे, उनसे अपनी जानकारी लेते थे कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए। ये वो समीक्षा मीटिंग करते थे। आप उनसे मिलते भी नहीं हो, आप उनकी बात भी नहीं मानते हो, आप जो है ना एसीओ में रहने की बात करते हो। तो जब तक ज़मीन पे कोई काम ना हो और तुम्हारा कैडर जो है, जब तक वो कैडर ज़मीन लेवल पे नहीं जाएगा, बूथ लेवल पे नहीं जाएगा, जहाँ वोट का प्रोडक्शन होता है, जो वोट जहाँ से डलती है, आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो पॉसिबल नहीं है। ये सब बकवासबाजी है, खामे खा के काम कर रहे हैं आप मतलब कि अब आने वाला जो पीरियड है, ये इतनी ताकत से लड़ेंगे या लड़ाएंगे, ये अपनी एक पॉलिटिक्स है, हम कह नहीं सकते उसके विषय में। पर आने वाले पीरियड में ये दूसरे आदमी को मजबूत करने की काम कर रहे हैं और वो फिर दोबारा से फिर वही मजे मारेंगे। 9 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनका अमृत महोत्सव चल रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट नया बनवा दिया, मेट्रो बनवा दी, हमारे यहाँ रैपिड ट्रेन बनवा दिया और बहुत सारे काम करवाए हैं उन्होंने। और लोकसभा की सीटें भी बढ़ा रहे हैं वो, राज्यसभा की भी बढ़ेंगी। तो ये बताइए कि ये 24 में बीजेपी को मिलकर रोक पाएंगे या नहीं? देखो, 24 में बीजेपी को रोक के तो 2 ही लोग रोक देंगे, 50 की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की कहानी बता रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में 2 लोग ऐसे यहाँ पे महारथी हैं कि जो इनके रथ को उखाड़ के फेंक देंगे जी। पर वो दोनों मिलेंगे नहीं। कौन कौन? अब जो मैं कह रहा हूँ उससे लोग समझ नाम जाएंगे। बताइए। आप एक सोशल वर्कर हैं, आप सामाजिक महारथी कार्यकर्ता हैं। ऐसे हैं, एक अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती। हाँ। अगर दोनों मिलके ये काम कर लें तो ये तो 17 में भी इन्होंने एक साथ करा था, जब तो इन पर विधानसभा नहीं रुकी, अब लोकसभा कैसे रोक देंगे? 17 में इन्होंने विधानसभा में कहाँ गठबंधन था इनका? नहीं, ये 19 में गठबंधन किए थे एमपी के 19 का जो गठबंधन था जिसमें माननीय बहन जी की 10 सीट आई हैं। हाँ। मैं और अखिलेश वो जी 10 सीट उसी की देन है, वो गठबंधन की देन थी। गठबंधन की देन है ना, लेकिन उसमें देखो, बीजेपी उसमें ऐसा है जैसे अभी आप देख रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। हाँ। वो बाबा साहब की और मान्यवर काशीराम साहब की या ज्योतिबा फूले साहब की या ईवीएस रामास्वामी पेरियार की, हाँ। या लल्लई सिंह यादव की और कुशवाहा जी की,
चलो जो और भी है वर्मा ये जी की बहुत सारी लोगों की जो हमारे महापुरुष हैं उनकी बातें तो करते हैं, हाँ पर वो बातें करते हैं 80 कैटेगरी में। हाँ वो 80 कैटेगरी में ही क्यों बातें करते हैं? जी वो यादवों को क्यों नहीं सिखाते हैं? हाँ यादव तो आज भी अपने आप को द्वारकाधीश समझता हाँ है ना। ये तो जब तुम अपने आप को द्वारकाधीश समझ रहे हो और आज भी कहते हो कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं, हाँ जब आप यदुवंशी तो आप अहीर कैसे थे? हाँ अहीर का पीछे का मीनिंग जान के देखो क्या है। तो ये फालतू की बातें हैं। आप पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, और हमारे लोग बेचारे इतने सीधे हैं। आप 5000 साल से प्रताड़ित लोग हैं, तो वो जल्दी से वो हमें बूथ लेवल पे काम करना पड़ेगा, कैडर लेवल पे काम करना बूथ पड़ेगा। लेवल पर काम तो कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रही कि हम बीजेपी का रथ जो है वो कैसे रोक पाएंगे। बीजेपी का रथ रोकने का एक ही कारण है, जी हम रोक देंगे। या तो हम जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं यूपी में विशेषकर, और जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, इन दोनों को ही अगर मिला देते हैं तो दोनों 42% हैं। 22% के लोग करीब हमारे लोग हैं और 20-22% के करीब ही माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। अगर ये दोनों ही मिल जाएं तो 44% होता है। अगर 44% में माना हमने सोचा कि भाई 4% इनके वोट नहीं भी पड़ते हैं तो भी 40% होते हैं, और 2-4-5% तो एक्स्ट्रा वोटेज मिल ही जाते हैं कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। तो ये रथ कम नहीं है, ये रथ कम नहीं है। उसमें हम कुछ कैडराइज यादव्स को जोड़ सकते हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं जो बाबा मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम किए हैं और वो मिल के काम करना भी चाहते हैं, पर सारे नहीं हैं। इवन अखिलेश यादव जी भी इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने भी एक बाबा साहब के नाम से कैडर बनाया है, लोहिया जी के नाम से कैडर बनाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारे यादव ही अगर लोहिया जी की विचारधारा पे काम करने लगे तो लोहिया जी ने ये भी कहा है कि जो अंग्रेज़ों का जो पीरियड है वो शूद्रों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। हाँ जी, अगर अंग्रेज नहीं आते यहाँ हाँ, तो शूद्र कभी यहाँ पे डेवलप ही नहीं हो पाता। जी जी ये तो अंग्रेजों की देन है। हाँ। अगर ये उनकी विचारधारा को ही मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यादव जी भी ये सोचते हैं कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से वो भी राय साहब हो गए जी, वो अपने आप को राय साहब राव साहब कहने लगे हैं, तो उन्हें पुरानी चीज़ों को भूल गए हैं वो। अगर ये इतने ही बड़े हैं तो ये द्वारका में जो मठ है, द्वारकाधीश जिसे कहते हैं, वहाँ द्वारका के शंकराचार्य बन के दिखाओ। एक आदि यादव बन जाता, अब तक कोई बन जाता। तो ये शंकराचार्य तो नहीं बने, ये शूद्र ही हैं। और ये अखिलेश जी के भवन को धोने से, उन्हें टोटी चोर कहने से, कई सारी चीज़ें हैं, उससे क्लियर कट हो गया है कि ये शूद्री हैं। पर ये अभी भी अपने आप को शूद्र के अलावा कुछ और ही समझ रहे हैं, ये भी स्वर्ण है। बेसिकली मैंने तो अभी एक ऐसा चुनाव देखा है पार्षद का, उसमें यहाँ तक देखा है कि मोमडन्स भी जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो भी हमें उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से ये सब ओबीसी के लोग देखते हैं। भाई मुस्लिम जो बने हैं, जो लोग आज मुसलमान बोलते हैं जिनको हम लोग, ये जाट, ये गुज्जर, ये यादव, ये कुम्हार या प्रजापति, मेरे मित्र रहते हैं पड़ोस के गांव के अंदर, वो पहले हिंदू कुम्हार थे या मुस्लिम कुम्हार हैं तो वो भाई धर्म तो उन्होंने केवल ऊपर से ही तो बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड तो उनके अंदर वही चीज है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारे जो लोग हैं ये सबकी कोली भर के चलते हैं, पेरियर साहब, फलाने साहब, ठिकाने साहब, जितने नेता अकलमंद आते हैं, ये हमें जय भीम का नारा पढ़ाएंगे और अपने आप को पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसा 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 नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो पेरियार साहब हों, फूले साहब हों, लल्लन सिंह यादव हों, कुशवाहा जी, लल्लन सिंह यादव जी से हमारा क्या मतलब है? जब लल्लन सिंह यादव को लल्लन सिंह यादव नहीं मान रहे, वो उनकी अलग बात है। नहीं मान रहे मत मानो। ये सारे मतलब मुझे ये बताइए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मैं किसी वैसी राजनीति मैं भी वही मुझे ये बताइए, देश के अंदर जितने मसीहा आएंगे वे हमारे मसीहा बनेंगे, वे हम भी बनेंगे किसी के मसीहा। देखो कोई ना माने वो एक अलग बात है, वो उनकी अपनी विचारधारा है। पर जिसने समानता के लिए, फर्टर्निटी के लिए, भाईचारे के लिए जिसने काम किया है, जिसने जस्टिस के लिए काम किया है, वो कोई ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मानना है। अब सहस्त्र बुद्धे थे जिन्होंने मनुस्मृति दहन की थी, अब वो ना माने, ब्राह्मण तो नहीं माने, तो हम तो मानेंगे ना भाई। उन्होंने इक्वलिटी के लिए, मानवता बचाने के लिए काम किया था। मोदगल्लायन कौन था? आनंद कौन था? उन्होंने मानवता के लिए काम किया ना, वो सारे ब्राह्मण थे। कश्यप जो थे उनके उरुवेला में जिन्होंने दीक्षा ली थी, वो कौन थे? वो भी तो वो थे ना, बुद्ध के अनुयायी थे। और उन्होंने जो है उसके लिए
मानवता के लिए काम किया, तो वो ना माने, वो मत मानो, पर हम तो मानेंगे ना। हमें इक्वलिटी से मतलब है। अब मुझे हमें ये भाईचारे बताइए, से आप मतलब है। 24 के अंदर कैसे रोकोगे इसे? आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा 24 में रोकने का? देखो, हमारा प्रयास 24 में रोकने का यही रहेगा कि समाज में जो डिवाइड एंड रूल चल रहा है उसको एक तरफा करने की कोशिश की जाएगी। तो या ये तो जो दोनों मिल गए हाँ, तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। और नहीं मिलते हैं तो ये देखा जाए कि भाई हमारी वोट बहुजन के लिए होनी चाहिए। भाई आप ये हमारी वोट बताइए। बहुजन के लिए, मैं एक बात कह दूं, जी, हमारी वोट बहुजन से मतलब है कि हमारा कोई भी आदमी अगर किसी भी पार्टी से खड़ा है हाँ, और हमें ये दिख रहा है कि ये उस पार्टी का आदमी है, या चाहे वो सपा का हो चाहे वो बसपा का हो, वो बहुजन आदमी उस बहुजन क्या होता है बहुजन? बहुजन से मतलब है कि जितने भी शूद्र हैं हम्म, और जितने भी डिप्रेस्ड क्लास हैं, हाँ, SC ST हाँ, उनको ये दलित में काउंट करते हैं, हाँ, शूद्रों को अलग काउंट करते हैं। मतलब एक बाबा साहब ने भी लिखा है, एक शूद्र एक अति शूद्र। हाँ, तो अति शूद्र दलित में आते हैं, जी, तो हम अति शूद्र हैं। हाँ, तो और शूद्र शूद्र OBC है, तो दोनों को मिला के बहुजन बनता है। जी, ये बहुजन हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कैंडिडेट है, चाहे वो बसपा का हो सपा का हो, हमें उसके लिए वोट करना चाहिए कि भाई ये फाइट में है और ये जीत भी जाएगा। और ऐसा ना हो कि वो बहुजन कैंडिडेट वहाँ संसद में जाके वो मुंह खोले केवल खाने के लिए, वहाँ अपने बहुजन भाइयों के लिए बोले ना, ये भी बेकार की बातें हैं, है ना। अगर ये तो हमें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए कि जितने भी सांसद अभी हमारे यहाँ बैठे हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, उनको जो है नहीं उनको वहाँ संसद में नहीं उठाते हैं। इवन एक अभी आपने देखा होगा, एक लॉ है RTE, जी, राइट टू एजुकेशन। अच्छा, उसमें जितने भी आपके अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पे 25% सीट स्कूलों में देनी होती हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये ज़मीन भी लेते हैं, उसमें बिजली का भी निगम का भी टैक्स इनको कम आ जाता है, और ये बाउंड भी है उसमें, पर ये उसमें एडमिशन नहीं देते हैं। विशेषकर SC को तो एडमिशन देते ही नहीं है, OBC को तो खैर ये देते ही नहीं, वो तो 0% है। SC को भी एडमिशन नहीं देते हैं, उसके लिए भी हमें कमीशन तक जाना पड़ रहा है। तो ये वहाँ सांसद बैठे हुए हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कई सांसदों को मैंने व्हाट्सएप भी किया, डाला भी, लिखा भी, फ़ोन भी किया, नहीं सुनी उन्होंने। फिर हम कमीशन गए हैं, अभी देखो कमीशन में पेंडिंग है केस, क्या होता है तब पता चलेगा। तो 24 में रोकने का प्रयास पूरा करा जाएगा? हाँ, भाजपा कोशिश को तो पूरी की जाएगी, बाकी तो अब बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको समय देने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, इनके भी मित्र हैं मेरे भी मित्र हैं, तो सभी को पहले तो आप देख लो मेरे ऊपर लटक रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं जो अभी नहीं बताई है इन्होंने, बोध जी ने, इधर आइए। ये जो फल दिख रहे हैं फल, ये फल आम के हैं और इस पेड़ पर अब लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने रुकेंगे ये, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर अगले साल नई फसल आएगी इस पर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो भारतीय संविधान दिया है वो एक पेड़ है, फल देने वाला पेड़, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि बाबा साहब भी कहते हैं कि भाई ये संविधान जो है अगर जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। तो उस संविधान से पे बैक टू सोसाइटी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो फल चाहिए तो हमें इस पेड़ की रक्षा करनी पड़ेगी। और आप ये देखिए कि एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये ज़मीन से लगे हुए पेड़ हैं, यानी कि हाथ उठाया और आम मेरे इस पर आपको दिख रहा है। तो अगर हमें अपने समाज की, हमें अपने संविधान की, हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी है तो ऐसे पेड़ हमें फल वाले लगाने पड़ेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी फल लगाएं। लेकिन ये फल तभी दे पाएंगे जब हम इनकी ठीक से देखभाल करेंगे। बिल्कुल। अभी जो है ना, अभी ऐसा टाइम है कि ये जितना भी ये फल की जो बात कर रहे हैं, ये जो वृक्ष संविधान का लगा हुआ है जी, उस वृक्ष पे अब फूल आनी शुरू हो गए, कली आनी शुरू हो गई है जी, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। हाँ जी, तो अब वो कली चल रही है, जी, जिसने उस कली की देखभाल कर ली, जी, वो उसका अगले 5 साल जो आने का अगला टाइम 5 साल के बाद होगा, जी, उसका भोग फल को जो 1 साल मेहनत करेगा वो 5 साल फल खाएगा। जी, तो अब इस पे युवाओं के लिए क्या क्रेज है आपका? युवा, आप LLB भी कर रहे हैं, लास्ट ईयर है या फोर्थ ईयर है? लास्ट है। हाँ। और अच्छी जो है इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो अब युवाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए क्या आखिरी संदेश है ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मंचों पर गएंगे, पब्लिक में जाएंगे, सामने भौंकेंगे और चले आएंगे,
लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं करेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में अपना बिजनेस करें, बिजनेस के साथ में छोटे छोटे कोर्स हैं, नर्सिंग के हैं, BA GNM के हैं, ANM के हैं, और बहुत सारे कोर्स हैंगे। मेडिकल लाइन तो हमारी ज़्यादातर खाली है क्योंकि महंगी लाइन है ये। बेसिकली मेरा युवाओं के लिए एक ही संदेश है, सबसे ज़्यादा पहले तो वो साइंस से पढ़ें जी। वो 12th 12वीं अगर पास करते हैं तो वो साइंस में होना चाहिए जी। साइंस स्ट्रीम उनके लिए ज़रूरी है जी। क्योंकि ब्रेन ओपन करती है वो जी। दूसरा मेरा उनसे एक अनुरोध है कि वो विज्ञान मतलब पढ़ने के एजुकेशन के साथ साथ अपने इतिहास को भी पढ़ें जी। अगर हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता जी। तो हमें अपने इतिहास को पढ़ने की भी ज़रूरत है। बेसिकली इतिहास की अच्छी बुक्स को हमें अपने पास खरीद कर रखने की भी ज़रूरत है। ये इतिहास को जो है ना बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरा कहने का तात्पर्य यही है, एक तो हम साइंस से पढ़ें, 12th हम कोशिश करें कि साइंस से करें जिसमें हमारा बॉटनी, जूलॉजी, मैथ और केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए, जिससे हम ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको समझ पाएंगे कि क्या सही में क्या गलत है, क्या सही है। और दूसरा हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि इतिहास को पढ़ के अपने आप को कि हमें उन चीज़ों को, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो पूर्व में गलतियाँ हुई हैं वो आगे ना हो, इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है। तो जो गलतियाँ हुई हैं हमारे बुजुर्गों से वो आगे आने वाली जनरेशन उसको फेस ना करे, इसलिए हमें मुझे एक चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत महसूस होती है। वो दिक्कत ये है कि हमारे जो आप जैसे युवा हैं, समाज के, देश के अंदर बहुत सारे युवा हैं, वो पॉलिटिक्स, राजनीति में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये इस प्रॉब्लम को माननीय काशीराम साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पे यूज किया है। हमने 4-4 बार अपने स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ। वो हम जैसों के कंधे पे बनाया है जी। और ये हमने साबित करके भी दिखाया है जी। पर जब से माननीय काशीराम साहब का परिनिर्माण हुआ है और BSP की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी है जी। सबसे पहले BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस बामसेफ को, उस स्कॉलर को सबसे पहले लात मार के बाहर किया, जिसने उसको सत्ता दिलाई, और उसने उस सत्ता को कन्वर्ट कर दिया, उसके पाले में डाल दिया, जिसने उसके फल खा लिए जी। और उसने फल खा के उस वृक्ष की जड़ों में ऐसा एसिड डाल दिया है कि वो जो दोबारा से मोलेगा नहीं, मोल मतलब उसमें कलियां नहीं आएंगी कि दोबारा फल लगे। तो उसने किया है, ये हमने नहीं किया है। हम युवा तो अभी भी तैयार बैठा है, युवा तो अभी भी काम करने को बैठा है, पर वो उन चाटुखोरों से हटना चाहिए। इतने ऐसा अब सर्वजन के हिसाब से अगर चलोगे तो मान्यवर काशीराम साहब अगर सर्वजन की बात करते तो सर्वजन की पहले एक आध बार गवर्नमेंट बना लेते। उन्होंने तो बहुजन के लिए काम किया, बहुजन उनकी पार्टी थी, तो बहुजन ने उन्होंने सत्ता दी 4 बार। तो ये सर्वजन को छोड़ना पड़ेगा। सर्वजन कुछ भी नहीं होता है, सर्वजन नहीं होता, स्वर्ण जन होता है। तो स्वर्ण जन की विचारधारा को हटाना पड़ेगा और बहुजन की विचारधारा को दोबारा से लाना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे। और बहुजन में माइनॉरिटी भी शामिल है। बहुजन में अकेले बहुजन मतलब शूद्र या अतिशूद्र ही नहीं, माइनॉरिटी भी उसमें शामिल है। तो हमें उनकी विचारधारा पे दोबारा आना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया सम्मान एक अधिकार के लिए। साथियों, मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि एक तो शिक्षा में किसी से कम ना रहें, एक सामाजिक अपने बिजनेस या अपनी आपकी जो भी हॉबी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मजबूती के साथ खड़े हों और राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहली बार 4 मई 1954 को वो गए थे राज्यसभा में, तब उन्होंने कहा था, डेट में गलती हो सकती है, मैं क्षमा चाहता हूँ, कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। तो राजनीति में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी राजनीति करेंगे, आप पार्षद की, आप जिला पंचायत की, आप प्रधान की, आप PDC की, इससे बड़े नेता बनते हैं। इससे हमारे अधिकारों का पता चलता है। हम आने वाली पीढ़ी को बता के चलेंगे कि भाई आप लोगों को रास्ते में अगर आप चलेंगे तो ये परेशानी आएंगी। तो आप रास्ता खोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।